मैं तो ऐसी छवि बनाती मेरी जैसे मैं उनका विरोधी हूँ। मैं तो अगर ये भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी को बढ़त मिली तो एक फोन आया मेरे पास गुजरात से, छेड़ते रहते हैं, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। लेकिन मैं सहज रहता हूं, मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। फिर उसने दहला मारा, बोलो फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा हमको भी नया नहीं सुनाना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर इसी तरह से कांग्रेस में तोड़फोड़ चलती रही तो हो सकता है 2024 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। और अब तो खैर हमारे प्रधानमंत्री इंडिया को डिजिटल कर देंगे तो इस तरह की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। इस तरह जो विचारधारा का सम्मान नहीं करते वो लोग थोड़े दिन बाद अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे और पुराने नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। असली संकट है विचारधारा। चीजें समय के हिसाब से बदलती हैं। मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, आप कहते हो कि कवियों को बोलना नहीं चाहिए। कल हिमाचल में एक रैली थी और वहां के प्रशासन के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया कि प्रधानमंत्री की रैली को जो मीडिया कर्मी कवर करने आएंगे उनको चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना होगा। हालांकि फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ा सोशल मीडिया पे तो वो सर्कुलर वापस लेना पड़ा। मीडिया को ये दिन भी देखने। क्षेत्रीय जो पत्रकार बैठे हैं, छोटे चैनलों छोटे अखबारों वाले, वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन वो मीडिया हाउस उनके बारे में क्या कहें जिनके मालिकों को राज्यसभाओं की मेंबरी चाहिए। क्या बात है पंकज जी, क्या हिम्मत है, वाह। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भैया रुपए चाहे की जगह 2 ले जाए लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है। मैंने कहा जी हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन का तो हाल ही आप देखो, एक प्रचार की भी आप सीमा देखिए कि जो 8 चीते लाए थे उनको भी जंगल में छोड़ने से पहले न्यूज चैनलों पे छोड़ा गया। किसी चीज की एक सीमा होती है, जनता सब जानती है, वक्त आएगा तो सब हिसाब दे देंगे। वो प्राइम टाइम पे भैंस देखते हो, 4 जन भैंस ही आते जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और सब बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। भैंस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। ताज भोपाली का एक शेर मुझे इस मीडिया की बेरुखी पर ध्यान आता है। उन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। समय सबका हिसाब लेगा। आज बहुत अच्छी टीम आप लोगों ने बुलाई, सुमन दुबे जी ने क्या बढ़िया गा करके सुनाया। आजकल ऐसी टीम कवि सम्मेलनों में बुलाई नहीं जाती। मैं तो पिछले दिनों फंसाए कवि सम्मेलन में कवयित्री ने सरस्वती वंदना की और बहुत बेसुरा गा रही थी और वंदना के बोल थे माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब। मुझे कहते हैं लोग बाग, शिकायत करते हैं कि साहब डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या वायरल हुई, आजकल आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। तो जो बुनियादी चीजें हैं वो इन कवियों से वो जो ध्यान खींचते हैं वो आप लोगों को सुन रहे हैं। लोग मुझे कहते हैं कि साहब आपको कभी धमकी मिलती है, कभी कोई ट्रोल करता है। मगर ये समस्या मेरे साथ नहीं है। सोशल मीडिया पे मैं हूं नहीं, आमने सामने में दिक्कत नहीं है,
विरोधी भी खूब मन से सुनते हैं। और आजकल तो जो मेरे ऑडियो वीडियो हैं वो जिनके खिलाफ बोलता हूँ वो वायरल करते हैं। पहले तो ये कह करके कहते थे कि देखो नालायक क्या कह रहा है, और आजकल ये कहते हैं कि यार बात तो ठीक कह रहा है। वाह, क्योंकि उनके लिए पेट्रोल पंप अलग से थोड़ी खुलेंगे, अच्छा है। भुगतना तो सबको पड़ेगा। लेकिन मैं सहज रहता हूँ, होमवर्क नहीं लेता, आपको भी नहीं लेना चाहिए। ये होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए लोग हैं। महंगाई के सारे मुद्दे मेरे ख्याल से इसलिए हैं कि जिन्होंने कुर्सी पे बिठाया वो अपनी कीमत वसूल रहे। बहुत अच्छा, वाह वाह। भाई एक आदमी दिन भर 9 घंटे मेहनत करता है, 12 घंटे, तब जाकर के उसको 300-400 रुपए मिलते हैं। और एक आदमी ऐसा भी है जो हर घंटे करोड़ों रुपए कमाता है, जबकि दोनों के वोट की कीमत तो एक ही है। बहुत अच्छी, जरूरी बात करूंगी भाई। ये चीजें समझनी चाहिए। तो होमवर्क मत लो। लोकतंत्र स्वस्थ रखने का सबसे मूल मंत्र बढ़िया वाला ये है कि मतदान करके जैसे ही बाहर निकलते हो, किसी भी पार्टी की सरकार बने, विपक्ष में होकर के निकलो, क्या बात है। अपने नेताओं से सवाल पूछो। तो मैं तो वही सब काम करता हूं। कई लोग मजाक करते हैं ऐसे। 2019 में मैं तो ऐसी छवि बना दी मेरी जैसे मैं उनका विरोधी हूं। मैं तो अगर ये भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी को बढ़त मिली, तो एक फोन आया मेरे पास गुजरात से, छेड़ते रहते हैं, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। लेकिन मैं सहज रहता हूं। मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं, होमवर्क काहे को लेना। फिर उसने दहला मारा, बोलो फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं सुनाना पड़ेगा। एक दिन मैं एक वर्चुअल कार्यक्रम कर रहा था, तो एक इनकम टैक्स के अधिकारी सुन रहे थे, तो उन्होंने भी मजाक कर दी। बोले इतना तीखा बोलते हो, सरकार के लिए किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। लेकिन मैं धैर्य नहीं खोता हूं। मैंने कहा साहब, एक लेखक के घर में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली बात जो मैंने कही, और मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ताज्जुब देखिए आपके, जिसको भ्रष्ट कहते हैं, अपराधी कहते हैं, जेल में डालने की धमकी देते हैं, वही आदमी अगर पार्टी ज्वाइन कर ले तो उज्जवल हो उठता है। मेरे ख्याल से यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। कहीं जाकर के तो एक लिमिट होनी चाहिए। मैं एक रचना, मैं देखो एक तो कविताएं नहीं सुनाता हूं, मैं प्रोज पढ़ता हूं, गद्य। शरद जोशी और केपी सक्सेना पढ़ते थे, और उसके बाद में मैं तीसरा व्यक्ति हूं जो थोड़ी बहुत कोशिश करता हूं। कितना सफल हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, एक रचना मैं सुना दूं, उसके बाद हम डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनें। जी भाई, एक लघु कथा सुनिए लेख से पहले। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। अच्छा। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। वाह। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब आगे बढ़े। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दी। राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने दावा किया, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और मैं समापन करता हूं, अब आपकी तालियां उठे। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। तो मीडिया का हाल आप सब देख ही रहे हो।
लेकिन मुझे आप लोगों से शिकायत है कांग्रेस वालों, आप एक आदमी को इतना टारगेट करता हूं। मैं तो लेखक हूं, रचनाकार हूं, तो मेरी तो ड्यूटी बनती है आप ऐसे पीछा मत पड़ा, और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाए, ये अच्छी बात नहीं है। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के दो बड़े लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों की मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और पूछ रहे थे डॉक्टर साहब, बोले क्यों भाई जी, जब इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। ये सारी चीजें हैं। भ्रष्टाचार में जरूर कमी आई है, ये मैं मानता हूं, दावे के साथ कहता हूं। रेट डबल हो गई, गारंटी आदि। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। बहुत अच्छा। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। दो चीजें हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, थोड़ा समय लेता हूं। बाजार और बाजारवाद, पूरी दुनिया का सीन आप देख लें, वो बाइडेन ट्रंप हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, बोल्सोनारो हो, एर्दोगन हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है, वो खिलौना चल पड़ता है। और हालात ये है कि घर में घुस गए मल्टीनेशनल और सवाल उठाओ तो एंटी नेशनल, बोल भी नहीं सकते। दो चीजें, बाजार और बाजारवाद, पूरी दुनिया को IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO चलाते हैं। वो तय करते हैं इस देश का क्या एजेंडा होगा। बाजार हर युग की जरूरत है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। बढ़िया बात है। चाहे वो यहाँ के मसले हो, चाहे यूक्रेन के युद्ध हो। तो बुनियादी मुद्दों को लेकर के एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। समय की अपनी सीमाएं, उसके बाद हम डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनेंगे। जी भाई। पुराने समय में बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था। संघर्ष और चुनौतियां थी तो रोमांच भी था। आज जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, सुख कम होता जा रहा है। ये कोई विकास नहीं है कि कितने लेन के 5 एक्सप्रेस हाईवे बने, कैसी तेज गति वाली गाड़ियां आ गई, कैसे पुल बन गए, क्या क्या तरक्की हमने कर ली है। तरक्की नहीं है, ये सुविधाएं हैं, समय के हिसाब से होती हैं। तरक्की यह है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात। अगर लालची और झूठे लोग इन हाईवे पर चलेंगे तो 6-6, 8-8 लेन के हाईवे हमारे किस काम के। बहुत अच्छा है। और लोग कहते हैं कि साहब तरक्की, हम भी मानते हैं, लेकिन कीमत ज्यादा देते हैं। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी नहीं। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचे कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला। बहुत अच्छे। ऊपर से व्यवस्था का क्रूर मजाक और अरबों रुपए का IPL उसी देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों BPL बसते हैं। ये जो विसंगतियां हैं, यहीं से मैंने एक रचना निकाली। आप सुनने की मानसिकता में आ गए हैं। मैंने एक बार भी ताली के लिए नहीं कहा है, आप सुन बहुत अच्छा सुनिए साहब। हो सकता है YouTube पर ये रचनाएं आप लोगों ने कई बार सुनी हो, लेकिन लाइव सुनने का अलग आनंद है। और वैसे भी मैं आजकल सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, ये इसलिए बुलाते हैं कि यार देखे तो सही, इस दौर में सच बोलने वाला दिखता कैसा। 9 साल से एक कैसेट बज रहा है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर गया। महंगाई, बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले। अब इन चीजों का कोई जवाब होता है?
जबकि पाकिस्तान को 75 साल में अपने देश का लोकतंत्र चलाने नहीं आता। वहां तो जिस दिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शपथ लेता है, दूसरे दिन सऊदी अरब में मकान ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो उससे अपन क्या मुकाबला करेंगे? एक रचना सुने, वे भी क्या थे। हाँ बच्चे, अच्छी कविता है। पहली पंक्ति से पकड़ना। परिवार के लोग यहाँ बैठे, इससे अच्छा मैं कुछ नहीं सुना सकता। वे भी क्या दिन थे। हम सोशल मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी, आदमी से आदमी को दूर कर दिया, और अब तो आदमी खुद से दूर होता जा रहा है। आदमी के पंजे में मोबाइल क्या आया, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आ गया। बहुत अच्छा। निदा फाजली साहब का एक शेर है, अगर उसको फेर बदल के साथ कहूं तो कहना चाहता हूं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। इससे थोड़ा दूर रहो तो लोगों के नजदीक रहो। मैं आपकी इस मोहब्बत को सलाम करता हूं। सुनिए पहली बात, वे भी क्या दिन थे। पुराने समय के जो संघर्ष और चुनौतियां थी, लेकिन उनमें जो रोमांच था। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास। और अगली पंक्ति पर आपकी मोहब्बत मिलेगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बन गए। जिम्मेदार लोग बैठे हैं यहाँ, महंगे कवि सम्मेलन करवाते हैं, हम कवियों को 2 पैसे मिलते हैं, उससे हमारे घर चलते हैं, हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं। उसके बावजूद ये कवि सम्मेलन, मुशायरे हम लोगों के लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों, एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। पैर जमीन पर रखिए। तब मैं कहना चाहता हूं, पुराने समय के विरोधाभास देखें। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी। और पहली बार चुनौती दे रहा हूं, अपनी तालियां रोक सको तो रोक कर बताना। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो मैं भी टाइम पास के लिए देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी है, तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। अब पुराना समय याद करो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, यह गेंद का मालिक तय करता। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद